हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक नियम पढ़ने जा रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो नियम होता है, जो लॉ होता है, वो क्या होता है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो जैसे कोई भी चीज होती है, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जो चीज पाई जाती है, कोई भी जो पदार्थ पाया जाता है, वो एक निश्चित अनुपात में होता है। एक निश्चित अनुपात में होता है। अनुपात में मिलकर किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे? जैसे जल जो है H2O, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो जब आप जल को कहीं से भी प्राप्त करो, चाहे से वाष्प से प्राप्त करो, यानी कि वाष्प को ठंडा करके फिर जल प्राप्त करो, या फिर बर्फ को गर्म करके फिर प्राप्त करो, या फिर समुद्र से प्राप्त करो, या फिर नदी से प्राप्त करो, आप जल को यानी कि H2O को कहीं से भी प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर उसका जो फॉर्मूला होगा, उसका जो अनुपात है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो यही अनुपात होगा। यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, चाहे से इस जल को H2O को आप कहीं से भी प्राप्त कर लो। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों द्वारा निर्मित होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि यौगिक क्या होता है। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसको यौगिक कहा जाता है, तथा इस प्रकार से ये प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। और जो हम यौगिक प्राप्त करते हैं तत्वों को मिलाकर, तो उसके अंदर, उस यौगिक के अंदर जो तत्व हम मिला रहे हैं उसका अनुपात जो होता है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है। चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए या फिर किसी भी माध्यम विधि से प्राप्त किया जाए। जैसे H2O जो है, अभी हमने बात की ना यहाँ पे कि जो H2O है, यहाँ पे जो H2O है ये क्या है? एक प्रकार का H2O क्या है? एक प्रकार का यौगिक। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इस यौगिक के अंदर जो तत्व यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इस यौगिक को यानी कि जल को बनाने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व हैं, इनका जो अनुपात होगा, जिस अनुपात में ये मिलकर बनेंगे, वो क्या होगा? स्थिर होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर वाष्प के अंदर H2O मिल रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रही है। बर्फ के अंदर H3O इस प्रकार से मिल रहा है, ये गलत है। समुद्र के अंदर H2O2 इस प्रकार से मिल रहा है, ये भी गलत है। इसके अंदर क्या मिल रहा है? मान लो कि H3O1 इस प्रकार से मिल रहा है, तो ये गलत है। आप जल को जब देखेंगे, इस यौगिक को जब देखेंगे, तो चाहे किसी भी माध्यम से आप प्राप्त कर ले उसको, जल का एक बूंद लेंगे और उसके अंदर अगर हम उसका रासायनिक फॉर्मूला देखेंगे तो हमारे को H2O ही प्राप्त होता है। तो यही ये नियम कहता है कि जब आप किसी यौगिक को जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है उसको आप किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लो, किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो रासायनिक विधि हो, भौतिक विधि हो, कोई सी भी विधि हो, उसके अंदर, उस यौगिक के अंदर जो तत्वों का जो अनुपात है वो स्थिर बना रहता है, वो चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। जैसे H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करेंगे, जल की 1 बूंद का निर्माण करेंगे। अगर बहुत सारा पानी है हमारे पास, इसके अंदर पानी भरा है,
तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो बूंद है उसका तो हम रासायनिक फॉर्मूला देखेंगे तो हमारे को H2O मिलेगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ कोई जल की बूंद है उसके अंदर जल का फॉर्मूला H2O ना मिलकर H2O2 मिलेगा। ये गलत है। आप पानी में कहीं पर भी देख लो, चाहे इसको वाष्प का देख लो, बर्फ का देख लो, समुद्र का, नदी का, कहीं से भी ले लो, और इसका किसी भी प्रकार से आप जो हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसके पश्चात जो हमें जो जल मिलता है उसका भी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो हमें H2O ही मिलेगा। उसके अंदर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु का निर्माण करेंगे। इसे बनाया निश्चित होता है चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। स्थान का मतलब मैंने बता ही दिया कि जल के अणु को, जल जो यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, उसको चाहे आप कहीं से भी प्राप्त कर लो। स्थान का मतलब कहीं से भी प्राप्त कर लो, महासागर से कर लो, नदी से कर लो, कहीं से भी कर लो, किसी भी माध्यम विधि से कर लो, यानी कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया कर लो, उसके पश्चात जो जल का अणु प्राप्त होता है उसके अंदर भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहता है। उदाहरण के लिए पानी H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। यहां पे द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए इसका कितना हो गया? इसका हो गया 2, क्योंकि 2 अणु है ना, इसके एक का होता है 1, और इसका हो गया 16। तो इसके अंदर इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:8। क्यों? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 × 1 2 और 8 दूनी 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे तो 1:8 होगा। द्रव्यमान की बात करें, याद रखना का अनुपात 1:8 होता है। फिर चाहे जल का स्रोत झरना, कुआं, नदी, तालाब कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो जो H2O जो होता है, ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन कितनी है? 2 और ऑक्सीजन 1, इसका होता है 16। अब 2 से डिवाइड करो, 2 × 2 और 8 दूनी 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया? ये तो हो गया 1 और ये हो गया 8। अब जैसे ये बोल रहा है कि 9 ग्राम जल ले लो, 9 ग्राम जल ले लिया। अब इस 9 ग्राम में से जो 1 ग्राम होगा वो तो क्या होगा? हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या होगा? वो होगा अपना ऑक्सीजन। तो अब टोटल कितना हो गया? 1 ग्राम तो ये और 8 ग्राम ये, 9 ग्राम, और ये दोनों का मिलकर अनुपात कितना हो गया? 9 ग्राम। तो इसका मतलब इसके अंदर जो द्रव्यमान है वो क्या है? नियत है। एक नियत द्रव्यमान आपस में मिलकर भी किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से द्वारा प्राप्त किया जाता हो। इसी प्रकार से अमोनिया यानी कि NH3 जो होता है में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। यहां पर द्रव्यमान की बात करते हैं, जो स्थिर अनुपात का नियम जो होता है, स्थिर अनुपात का जो नियम होता है, इसके अंदर नियत क्या रहता है? उनके द्रव्यमानों का अनुपात। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की H2O के अंदर, तो इसका कितना हो गया? 2 और इसका कितना हो गया? 16, और डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1:8। तो अगर आप जल को कहीं से भी प्राप्त करेंगे और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे तो वो 1:8 ही आएगा। और जैसे हमने अभी शुरू में बात की H2O, यहाँ पे 2 जो तत्व जो मिले हैं और 1 ऑक्सीजन मिला है, ये इस प्रकार से जो संगठन बनता है ये है कि भाई जल का संगठन जो है
जल का संगठन जो है वो क्या होता है, नियत रहता है। यहाँ पे हम संगठन की बात कर रहे थे और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, नियत अनुपात की। अनुपात किसका होगा, द्रव्यमानों का अनुपात नियत होगा। अब NH3 की बात करें, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा 14:3 में ही होंगे। अब किसकी बात कर रहा है ये, NH3 की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए आप हमेशा परमाणु क्रमांक याद रखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 पे आता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो सामान्यतः डबल होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 7, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान 14 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। और हाइड्रोजन जो है वो 1 पे आती है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया। तो NH3 के अंदर नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है उसका अनुपात कितना हो गया, 14:3। और ये किसका अनुपात है, ये है द्रव्यमानों का। तो स्थिर अनुपात के नियम में हम द्रव्यमानों का अनुपात देखते हैं, जो कि हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अगर आप NH3 को कहीं से भी प्राप्त करेंगे, किसी भी विधि से प्राप्त करेंगे, तो उसके अंदर अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात देखेंगे तो वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। देखिए 14:3 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं, चाहे अमोनिया का किसी भी प्रकार से निर्माण हुआ हो या इसे किसी भी स्रोत से लिया गया हो। अमोनिया का निर्माण चाहे किसी भी अभिक्रिया के अंदर हुआ हो, किसी भी प्रकार से हुआ हो, या फिर अमोनिया किसी भी स्थान से या किसी भी स्रोत से ली जाए, उसका जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन जो होती है उसका अनुपात 14:3 ही होगा। द्रव्यमानों का अनुपात नियत रहेगा। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। निश्चित अनुपात किसका, द्रव्यमानों का। इस नियम को प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः पूछा जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है, उसके अंदर पूछा जाता है कि निश्चित अनुपात का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो बता देना प्राउस्ट का नियम। ये पूछा गया भी है सवाल, कई बार पूछा गया। लास्ट के अंदर क्वेश्चंस लेंगे उसमें बता दूंगा कि देखिए इस प्रकार से पूछा भी गया है आपके कई एग्जाम के अंदर। अब इसका जो स्टेटमेंट है एग्जाम के अंदर आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। किसी भी यौगिक में अवयवी तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात के अंदर नियत रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उपरोक्त उदाहरणों तथा व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहता है। ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर द्रव्यमान का, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, एग्जाम में आए स्थिर अनुपात का नियम बताइए, ठीक है, तो आप लिखेंगे किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव या हमेशा नियत रहता है या स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। फिर आगे आप ये भी लिख सकते हैं भले ही इसे किसी भी स्रोत या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रश्न देखिए, जो आपके विभिन्न एग्जाम के अंदर ये इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। अभी हमने कुछ ही सेकंड पहले भी बात की थी कि किसने प्रतिपादित किया था स्थिर अनुपात का नियम, तो वो क्या था, प्राउस्ट ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जोसेफ प्राउस्ट जो है उसने प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक
में उसके अवयवी तत्व का मतलब जिन तत्वों से वो, जिन कणों से, जिनके द्वारा वो निर्मित हुआ है, जो यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जिन अवयवी तत्वों से वो मिलकर बना है उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जो यौगिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके द्रव्यमानों, जिसके तत्व जो है उनके जो द्रव्यमानों का स्थिर अनुपात होता है, उसको चाहे किसी भी क्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया हो, वो बिल्कुल हमेशा नियत बना रहता है। दूसरा प्रश्न, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, यानी कि जो निश्चित अनुपात का जो नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है वो हमें बताना है। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं? नहीं। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है? नहीं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा सदैव द्रव्यमान के निश्चित अनुपात के रूप में मौजूद रहता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रह गया। डी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। निश्चित अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन है वो प्राउस्ट ने किया था, जोसेफ प्राउस्ट, अभी हमने बात की थी ना उसकी पिछले क्वेश्चन के अंदर। ये आया हुआ भी है, देखो आर्मी नर्सिंग के अंदर ये प्रश्न आया हुआ भी है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का जो सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे H2O का उदाहरण लिया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर द्रव्यमान देखेंगे तो 2:16 हो गया, यानी कि 1:8 हो गया अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो। इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, 2:16 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पे उसको सरल कर दिया, 2:16 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो सरल हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, और कुछ नहीं किया तो 2:16 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार है, उसका जो द्रव्यमान है वो सदैव 1:8 के अंदर उपस्थित होगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व जो वजन में, यानी कि द्रव्यमान से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है, ये नियम कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। बार बार आप याद रखना, जोसेफ प्राउस्ट। जो निश्चित अनुपात का नियम है वो किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित रहता है। जैसे यहाँ पे NaCl की बात कर रहा है। NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, इसलिए इनका अनुपात क्या हो गया? 23:35.5। यहाँ पे ग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका जो द्रव्यमान है सोडियम का वो तो होता है 23, और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 35.5। यानी कि इसके द्रव्यमानों का अनुपात देखेंगे, ग्राम को आप छोड़ भी दो, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 23:35.5 अनुपात द्रव्यमानों के अंदर NaCl हमेशा सदैव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह नियम कौन सा है? देखिए क्या बोल रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है, अभी हमने बात की थी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कौन से स्थान पे है? 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 दूनी 12। ये तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया, और द्रव्यमान सामान्यतः डबल होता है तो 12 हो गया। और ऑक्सीजन जो है वो कितने पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने पे आ रहा है? 6 7 8, और 8 दूनी 16, तो इसका अनुपात क्या हो गया? 16 दूनी 32। यहाँ पे 2 है ना ऑक्सीजन के, इसलिए ये हो जाएगा 16 दूनी 32। अब 2 से काटिए, 6:16, 3:8, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया? 3:8, या फिर इसको 12:32 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3:8 हो गया। यहाँ पे इसका मतलब सही दिया गया है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? स्थिर अनुपात के नियम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या रहता है इसके अंदर?
लगातार समानुपाती होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बी ऑप्शन सही है, लगातार समानुपाती होता है। उनका जो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 दे रखा है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? स्थिर अनुपात के नियम की बात कर रहा है, जहां पे लगातार समानुपाती होता है। इस ब्रैकेट के अंदर हम भरेंगे तो